स्वागत है आप सभी का। और आज का यह प्रश्न आधारित है एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और वो टॉपिक है रिजर्वेशन लॉज। जो देश में आरक्षण के कानून हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के हों, भारत सरकार के हों, या स्टेट गवर्नमेंट के हों, राज्य की सरकारों के हों, जो भी आरक्षण कानून देश में वर्तमान में विद्यमान हैं, कंकरेंट हैं, चल रहे हैं, उन आरक्षण कानूनों को संविधान के 9वीं अनुसूची में 9th शेड्यूल में डाले जाने की बात हो रही है। और देश के नागरिकों को यह जानना अत्यंत आवश्यक है, और जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो और भी जरूरी है कि आखिर यह डिमांड क्यों उठ रही है सिविल सोसाइटी में कि देश के जो आरक्षण कानून हैं, जितने भी तरह के आरक्षण कानून हैं, उनको 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। तो इसका बैकग्राउंड क्या है, व्हाई दिस इशू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो यह इशू क्यों उठा है कि देश के आरक्षण कानूनों को, रिजर्वेशन जो लॉज हैं, आरक्षण के कानून हैं, उनको संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। इसका बैकग्राउंड है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का 2 डिसीजन जो इसी साल आया है। एक डिसीजन आया है 7 फरवरी 2020 को, और 1 फरवरी आया, और दूसरा डिसीजन आया है 11 जून 2020 को। यानी इस साल ऐसे 2 महत्वपूर्ण डिसीजन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा आया है, जिसमें यह बात कही जा रही है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, यानी जो आरक्षण है वो मूल अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा एक तरह से इशू यही है कि आरक्षण मूल अधिकार के रूप में नहीं है, मूल अधिकार नहीं है। रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, ये डिसीजन आया है। और 7 फरवरी के डिसीजन में, जो 7 फरवरी को डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रमोशन जो है, यह प्रमोशन एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि प्रमोशन में आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। और जो 11 फरवरी को डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियुक्तियों में इनिशियल रिक्रूटमेंट, जो शुरुआती नियुक्ति होती है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, उसमें भी आरक्षण मूल अधिकार के रूप में नहीं है। तो सबसे बड़ा सिरदर्द यही है। अभी वर्तमान में जो प्रमोशन में रिजर्वेशन होता है वो एससी को है और एसटीज को है, और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी शुरुआती नियुक्ति में जो आरक्षण होता है वो एससी को है, एसटी को है, ओबीसी को है। ये देश के तमाम आरक्षण कानून हैं। ये मैं केंद्रीय कानून की बात कर रहा हूं। राज्य सरकारों के अलग अलग आरक्षण कानून है। अब प्रॉब्लम है, राज्य सरकार के इन आरक्षण कानूनों को चुनौती दी गई है सर्वोच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट के माध्यम से अपील में, सर्वोच्च न्यायालय में इसकी सुनवाई हुई है, और सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कट कहा है, सबसे पहली बात कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, आरक्षण मूल अधिकार नहीं है। पहला बात यह हुआ। दूसरा बात, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि स्टेट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू प्रोवाइड रिजर्वेशन, यानी कि जो राज्य है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, या कोर्ट सरकारों को डायरेक्शन नहीं दे सकती है कि वह रिजर्वेशन किसी पर्टिकुलर क्लास को दे। यानी कि रिजर्वेशन लागू करवाने के लिए कोई भी डायरेक्शन सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा राज्य सरकारों को नहीं दिया जा सकता है। अगर कोई राज्य सरकार नहीं लागू कर रही है तो उन सरकारों को कोर्ट बाध्य नहीं कर सकता है। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि चाहे तो राज्य सरकार आरक्षण दे, स्टेट में दे सकती है, या मे नॉट, नहीं भी दे सकती है, दोनों बात है। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि यह विवेक का मतलब है, यह इच्छा शक्ति पर है, डिस्क्रिशन का मामला है। दैट इज डिस्क्रिशन ऑफ द स्टेट कि वो आरक्षण दे कि नहीं दे। ये 3 महत्वपूर्ण डिसीजन है। आरक्षण मूल अधिकार नहीं है, आरक्षण देने के लिए राज्य सरकारों को कंपेल नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया सकता, और तीसरा, आरक्षण सरकारें दे सकती है, नहीं भी दे सकती है, यह विवेक का मामला है। अब यह जो 3 बातें कही गई है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, मैं आपको बता दूं, यह केवल 2020 का यह मामला नहीं है जिसमें 2 अलग अलग डिसीजन में दिया गया है। 1992 में भी यह मुद्दा आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। अगर उसके पहले की भी मैं बात करूं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता के रूप में माने जाते हैं। उन्होंने कभी भी
आरक्षण को मूल अधिकार के रूप में नहीं देखा। ऑफ कोर्स आरक्षण का प्रावधान संविधान में है और यह प्रावधान मूल अधिकारों का ही हिस्सा है, लेकिन वो आरक्षण जो है वो एक तरह से इनेबलिंग प्रोविजन है, जो कि मैं यहां कर रहा हूं। संविधान के अनुच्छेद 15 में ये जो 15 आर्टिकल है और जो 16(4) है, 16(4) के तहत SC, ST, OBC को आरक्षण मिलती है और 16(4)A के तहत 16(4)A के तहत प्रमोशन में आरक्षण मिलता है, 16(4) के तहत डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आरक्षण मिलता है। सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि यह जो आर्टिकल 15 है, जो आर्टिकल 16 है, यह केवल और केवल इनेबलिंग प्रोविजन है, यानी कि सरकार को सक्षम बना रहा है, सरकार को एक तरह से मैंडेट दे रहा है कि आप चाहो तो आरक्षण दे सकते हैं और अगर नहीं चाहो तो आरक्षण नहीं भी दे सकते हैं। यानी कि एक तरह से एक कंडीशनल है। अगर सरकार डिस्क्रिशन यूज करती है तो ऐसा करने के लिए सरकार को कुछ कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा सर्वोच्च न्यायालय का कहना है। तो कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई कंपल्सन नहीं है कि सरकार आरक्षण दे ही दे, ये केवल एक तरह से मैंडेट है, अथॉरिटी है गवर्नमेंट को कि सरकार आरक्षण दे। नाउ ये जो 3 तरह का डिसीजन हुआ है सर्वोच्च न्यायालय का इस साल, तो ये बात अब चर्चा में आ रही है कि यह बहुत बड़ा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हुआ, तो इसमें हाउ दिस डिसीजन, एक क्वेश्चन आता है कि यह डिसीजन कैसे हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय ने यह डिसीजन कैसे दिया है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आरक्षण कानून है उनकी न्यायिक समीक्षा की है, जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। आपको पता है हाई कोर्ट्स को भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है अंडर आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट का भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है अंडर आर्टिकल 32 और अन्य आर्टिकल के तहत। दोनों हायर जुडिशियरी में है, हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी। तो सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट दोनों ने न्यायिक समीक्षा की है और न्यायिक समीक्षा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 बातें कही है और जो 3 बातों के कहने से ये क्लियर कट हो गया है कि जो लीडर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हैं, नाम नहीं लूंगा, लेकिन अनेक राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं ने कहा है कि अब कैसे आरक्षण दिया जाए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक, उनके जो लोकतांत्रिक लाभ हैं उन पर कुठाराघात करता है। उनके माइंड में ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि देश का 70 साल हो गया संविधान को चलते हुए, अब तक तो संविधान में सभी को आरक्षण मिलता रहा है, अचानक सुप्रीम कोर्ट कैसे कह दिया कि आरक्षण मूल अधिकार के रूप में नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार नहीं कहा है, इस साल जो 2 डिसीजन आए हैं 92 में भी कहा है और डे 1 से, जब से देश में संविधान लागू हुआ तब से आरक्षण कभी भी मूल अधिकार के रूप में न तो लीगली था, न कॉन्स्टिट्यूशनली था और न ही जुडिशियली था। ये केवल एक सामान्य ऑर्डिनरी लॉ के रूप में था और इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा समय समय पर होती रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 तरह की बातें बता दिया, A, B और C, इससे देश का जो राजनीतिक माहौल है उसमें बेचैनी हो गई है। बड़े बड़े नेता इसके लिए बयान दे रहे हैं और अपना अपना सॉल्यूशन बता रहे हैं। वो सॉल्यूशन क्या है, किस रूप में वो सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन दिया है कि लेट्स रिजर्वेशन लॉज पुट इनटू 9th शेड्यूल, रिजर्वेशन कानूनों को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए। ये बात हो रही है कि देश के जो आरक्षण कानून हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के आरक्षण के कानून हो, चाहे वो राज्य सरकार के आरक्षण के कानून हो, उन कानूनों को संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये क्यों ऐसी बातें हो रही है कि 9वीं अनुसूची में डालने से क्या हो जाएगा? क्या राजनीतिक समुदाय इस बारे में सोच रही है? तो सबसे बड़ी बात है कि उन लोग को ऐसा लगता है, थिंकिंग हाउ टू शट अप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। राजनीतिक समुदाय, राजनीतिक पार्टियां सोच रही है कि अगर राज्य सरकारों के और केंद्र सरकार के जो आरक्षण कानून हैं, अगर उनको 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए, संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद किया जा सकता है। दैट शट अप द माउथ ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली ये लोग सुप्रीम कोर्ट को साइलेंट करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से शट अप करना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार
आरक्षण कानूनों की जो न्यायिक व्याख्या करती है, जो जुडिशियल रिव्यू करती है, उस रिव्यू के कारण जो आरक्षण कानूनों पर तमाम डिसीजन आते हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट तमाम बातें जो कहती है, कंडीशन इंपोज करती है आरक्षण लागू करने के लिए, उसको रोका जा सके और सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी करने से रोका जा सके। सवाल महत्वपूर्ण इतना ही है कि यह जो डिसीजन आया है कि उसको कैसे सुप्रीम कोर्ट को रिजर्वेशन कानूनों के, जुडिशियल आरक्षण कानूनों को न्यायिक समीक्षा से कैसे बचाया जाए। बेसिकली ये सेव करने का मामला है कि जो हाई कोर्ट है और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आरक्षण कानूनों की न्यायिक व्याख्या ना कर सके, जुडिशियरी की दखल अंदाजी ना हो सके। बड़ा प्रश्न, बिग क्वेश्चन यही है। तो आपको इन्हीं प्रश्नों पर आज मैं ये बताने वाला हूं कि इसका अगला पॉइंट आएगा कि तब 9वीं अनुसूची महत्वपूर्ण हो जाता है। ये देखना है, आपको यह जानना जरूरी है कि अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो क्या होगा। क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का मुंह बंद हो जाएगा? क्या आरक्षण कानूनों को एक तरह से न्यायिक समीक्षा का रास्ता बंद हो जाएगा? ये आपको मैं बताने जा रहा हूं। इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा। और अब मैं बताने जा रहा हूं कि ये 9वीं अनुसूची है क्या। व्हाट इज 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये मैं बता रहा हूं। तो ओरिजिनल संविधान में 9वीं अनुसूची का प्रोविजन नहीं था। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें केवल और केवल 8th शेड्यूल तक था, मात्र 8th शेड्यूल तक था। यह 9वीं अनुसूची जो 9th शेड्यूल है, दैट वाज इंसर्टेड, इसको जोड़ा गया है, इंसर्ट किया गया है और यह शुरू में ही किया गया था वाइड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट 1951। 1951 में यह संविधान का संशोधन हुआ था, अमेंडमेंट हुआ था अंडर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368। भारत की संसद ने एक तरह से संविधान में संशोधन करके 9वीं अनुसूची जोड़ दिया। शुरू में केवल 8 थे, एक और बढ़ा दिया तो ये 9th शेड्यूल, एक नया शेड्यूल आ गया। और इसके तहत एक तरह से इस अमेंडमेंट के तहत दो बातें हुई। पहली बात तो 31B एक आर्टिकल जोड़ा गया, नया आर्टिकल, न्यू आर्टिकल है ये जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि 9th शेड्यूल की बात हो गई। इसमें 9th शेड्यूल यानी 9वीं अनुसूची की बात हुई। तो 31B में कहा गया कि कोई भी ऐसा कानून, एनी लॉज, वो लॉ यूनियन गवर्नमेंट का भी हो सकता है, पार्लियामेंट का बनाया हुआ लॉज हो सकता है और वह लॉ स्टेट गवर्नमेंट का भी बनाया हुआ हो सकता है। यानी स्टेट लेजिस्लेचर भी इस लॉ को बना सकती है और यूनियन गवर्नमेंट भी इस लॉ को बना सकती है। अगर इस लॉ को, इस लॉज को, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट का हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, अगर इसको 9th अनुसूची में डाल दिया जाए तो उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं की जा सकेगी, इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है। यानी न्यायिक समीक्षा के दायरे से ऐसे कानूनों को एक तरह से मुक्ति मिल जाएगी। अब यह डिबेट उठता है कि ऐसा बात क्यों उठा, इस तरह की बातें क्यों उठी, इसका बैकग्राउंड क्या है। तो शुरू का बैकग्राउंड अगर आप समझ लें तो इसको समझने में बहुत आसानी होगी। तो शुरू में जो डिबेट है, संविधान स्टार्ट के जो डिबेट है और 1950s के दशक में, वो डिबेट क्या है, वो डिबेट का मुख्य जो इशू है वो है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी जो मूल अधिकारों को प्रोटेक्शन दिया गया है और यह प्रोटेक्शन कैसा है, संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। और यह प्रोटेक्शन दिया गया है 13(1) के तहत और 13(2) के तहत, यानी इस दो आर्टिकल के तहत मूल अधिकारों को प्रोटेक्शन दिया गया है संविधान के तहत कि कोई भी लॉ, अब 13 एक क्या कहता है, ये कहता है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, यानी संविधान प्रारंभ होने के पूर्व की कोई भी विधि हो। बहुत से विधि संविधान स्टार्ट होने के पहले देश में थे और संविधान स्टार्ट होने के बाद वो कंटिन्यू रहे, जारी हो गए। तो 13(1) ऐसे लॉ को डील करता है जो कि संविधान प्रारंभ के पूर्व थे और 13(2) ऐसा लॉ कहता है जो संविधान प्रारंभ के बाद बने या बनाए गए, यानी कि पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, संविधान प्रारंभ के बाद का विधि। तो 13(1) संविधान स्टार्ट के पहले वाली विधि जो बाद में कंटिन्यू रही संविधान स्टार्ट के बाद भी, और 13(2)
ऐसी विधि जो संविधान प्रारंभ के बाद विधायिका के द्वारा बनाई गई, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट की विधायिका हो या स्टेट गवर्नमेंट की विधायिका हो। अब कहा गया कि जो ऐसा कोई भी लॉ हो, चाहे संविधान पूर्व की विधि हो या संविधान पश्चात की विधि हो, अगर वो लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो टू द एक्सटेंट ऑफ वायलेशन दिस लॉ शैल बी नल एंड वॉइड। और यही प्रोटेक्शन है फंडामेंटल राइट को, यानी कि ऐसी कोई भी विधि, ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता हो तो यह कानून, यह विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। और यह प्रोविजन डे वन से है, संविधान में भी है, संविधान में शुरू से ही है 13(1) और 13(2) के तहत। इस प्रकार जो मूल अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट हो, उसको वरीयता दी गई और कहा कि देश की कोई भी विधि इन मूल अधिकारों को न्यून नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता, इसको छीन नहीं सकता। इस प्रकार की प्राइमेसी थी। अब इशू सबसे बड़ा यहाँ ये आ रहा था कि देश में एक तरह से रिफॉर्म्स की बात हो रही थी। देश जब आजाद हुआ तो बहुत सी समस्याएं थी। एक तरह से लैंड प्रॉब्लम था, डेवलपमेंट का इशू था, एग्रेरियन इशू था। अब इनको जब सरकार ने कृषि में सुधार किए, एग्रेरियन लॉ बनाना शुरू किए, जो कृषि रिफॉर्म था, कृषि में सुधार था, एग्रेरियन, जो एग्रेरियन सरकार ने लॉ बनाए, जो लैंड रिफॉर्म्स सरकार ने तमाम भूमि सुधार कानून बनाए नेहरू जी के सरकार में शुरू में, जो ये कानून बना तो इन कानूनों को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कानून है वो सही नहीं है, क्योंकि ये कानून फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करता है और इसलिए लॉ को नल एंड वॉइड कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो कृषि संबंधी जो सुधार हैं, जो लैंड रिफॉर्म्स हैं, वो संपत्ति के अधिकार का हनन करता है। उस समय संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया। अब नेहरू जी के सामने समस्या थी कि कैसे देश का विकास किया जाए, क्योंकि कृषि सुधार अगर नहीं होगा, अगर लैंड रिफॉर्म्स नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि लैंड चंद मुट्ठी भर लैंडलॉर्ड्स के पास सीमित था। एग्रीकल्चर को बड़ा पुश, बिग पुश देना जरूरी था। तो नेहरू जी ने प्रथम अमेंडमेंट किया 1951 में और इसी के तहत 31B लाया, नया आर्टिकल और एक नया शेड्यूल, अनुसूची दोनों जोड़ा। और इसमें क्लियर कह दिया कि ये एक 9th शेड्यूल बनाया जा रहा है। ये 9th शेड्यूल है एक तरह से, और इस शेड्यूल में जो भी कानून डाला जाएगा, जो भी कानून, चाहे वो भारत की सरकार के कानून हो, चाहे वो राज्य सरकारों के कानून हो, कोई भी ऐसा कानून डाला जाएगा तो इन कानूनों की जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकी। और एक तरह से ऐसे कानून को जुडिशियरी के जुडिशियल रिव्यू से सील्ड कर दिया गया, प्रोटेक्ट कर दिया गया, जुडिशरी को रोक दिया गया कि जुडिशरी ऐसे कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है, क्योंकि देश को विकास की जरूरत थी और जुडिशरी को दखल देने से मना कर दिया गया। तो 9th शेड्यूल का कॉन्सेप्ट यही है एक तरह से, आप समझिए तो। और इसीलिए अब बात आ रही है कि आरक्षण कानूनों को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। अगर जो देश के रिजर्वेशन लॉज हैं, जितने भी हैं, चाहे यूनियन गवर्नमेंट के हो, चाहे स्टेट के गवर्नमेंट के हो, अगर इनको भी 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो जुडिशरी का मुंह बंद हो जाएगा और जुडिशरी इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं कर पाएगी। महत्वपूर्ण बात यही है। तो इसी चीज को समझना है। लेकिन अगर ये पहले कैसे होगा, ये हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि 9th शेड्यूल में डालने की प्रक्रिया क्या है। पहले इन चीजों को हम समझें कि 9th शेड्यूल में डाला जाएगा, और अगर 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा, ये भी आप समझ लीजिए। तो कैसे डाला जाएगा, इसका प्रोसेस क्या है 9th शेड्यूल में डालने का, जिसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां, अधिकांश लोग और राजनीतिक दल के बड़े बड़े नेता इसकी हिमायत कर रहे हैं कि रिजर्वेशन लॉज को 9th शेड्यूल में, आरक्षण कानूनों को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए। ठीक है, तो ये 9th शेड्यूल में डालने के लिए जो प्रोसेस है उसको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा, बिल लाना पड़ेगा, और यह बिल 368 के तहत होता है। इसका एक विशेष प्रक्रिया होता है, संसद के दोनों सदनों से पास करना पड़ेगा, और इसके तहत जितने भी स्टेट रिजर्वेशन लॉज हैं,
राज्य सरकारों के जितने भी कानून हैं और जो यूनियन गवर्नमेंट के रिजर्वेशन लॉज हैं, इन सारे लॉज को एक तरह से 9th शेड्यूल में डाल दिया जा सकता है अगर भारत की सरकार ऐसा चाहती है, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का जो प्रीरोगेटिव है, जो विशेषाधिकार है, वो भारत की सरकार को है, राज्य सरकारों को नहीं है। आपको ऐसा, हालांकि रिजर्वेशन के कानून पहले भी 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, जैसे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। ये रिजर्वेशन कैसे है? इस तमिलनाडु के आरक्षण कानूनों को 9th शेड्यूल में पहले डाला गया है, इसीलिए ये बचे हुए हैं। आज तक इस पर एक तरह से लीगल जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाया है और तमिलनाडु के आरक्षण कानूनों पर एक तरह से ये अभी भी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल नहीं किया है, इसके बावजूद कि यह 50% की सीमा के बाहर है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में कहा था कि आरक्षण, कुल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है। इस तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, फिर भी आज की तारीख में काम है क्योंकि तमिलनाडु के आरक्षण कानून 9th शेड्यूल में है। अब यही देश की राजनीतिक पार्टियां तमिलनाडु का उदाहरण देखकर, और एक ये तमिलनाडु का उनके सामने उदाहरण आ रहा है कि देखिए कैसे तमिलनाडु का आरक्षण कानून जुडिशरी के जुडिशियल रिव्यू से बचा रह गया, इसको कैंसिल नहीं किया जा सका। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से हिस्टोरिकल लीगेसी वो लोग देख रहा है और इस साल का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है वह भी एक तरह से बाध्य कर रहा है जुडिशरी, एक तरह से कि कैसे जुडिशरी से देश के जितने भी रिजर्वेशन कानून हैं उनको जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सके और उनको आगे भी कंटिन्यू किया जा सके। तो इसकी प्रक्रिया है, संविधान में संशोधन करके लाया जा सकता है, लेकिन इसमें बाधा है, इसमें रोड ब्लॉक्स हैं। जिस रूप में और राजनीतिक पार्टियां सोच रही है कि ये आरक्षण कानूनों को ऐसा किया जा सकता है, उसको एक तरह से जुडिशियल रिव्यू से बचाया जा सकता है, वो एक तरह से ऐसा इसलिए वो सोच रहे हैं क्योंकि उनको भारत का संविधान और भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में साउंड इंफॉर्मेशन नहीं है। उनको कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल और एक तरह से इसके बारे में इंफॉर्मेशन का अभाव है, ये इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ऐसी वकालत की जा रही है कि 9th शेड्यूल में डाला जाए। इसमें बहुत सी बाधाएं हैं और कैसे डाला जाएगा ये ध्यान रखना है। तो मैं सबसे पहले मैं बता रहा हूं, इसमें सुप्रीम कोर्ट की दो बड़ी बाधा है। पहला जो है केशवानंद भारती का केस है। केशवानंद भारती ये सुप्रीम कोर्ट का एक केस है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1973। यह मुकदमा सुप्रीम कोर्ट का सबसे फेमस मुकदमा है, जिसको कहा जाता है केशवानंद भारती बनाम भारत संघ यूनियन ऑफ इंडिया मुकदमा 1973। यह मुकदमा आया था और इस मुकदमा में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था, 13 जजों की संविधान पीठ बैठाई थी। 13 जजेस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच सुप्रीम कोर्ट ने बैठा था और यह मुकदमा लड़ा गया था और इस मुकदमा पर 7-6 से फैसला आया था, समझिए। और यह डिसीजन इतना बड़ा हुआ कि भारत के न्यायिक इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फैसला यह माना जाता है और इसका कारण भी है। और यह फैसला एक तरह से आया था 24 अप्रैल को, इसका डिसीजन हुआ था 24 अप्रैल 1973, है ना। 24 अप्रैल 1973 को यह फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसमें एक महत्वपूर्ण बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट संविधान में बदलाव कर सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान में बदलाव पार्लियामेंट कर सकती है अंडर 368। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसमें बट लगा दिया था कि बेसिक फीचर को, जो संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक फीचर है, उसको बदलाव नहीं किया जा सकता है। पार्लियामेंट 368 के तहत संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन बेसिक फीचर में, संविधान के मूल ढांचा में बदलाव नहीं कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कहा था कि जो जुडिशियल रिव्यू है, बाद के डिसीजनों में ये बात आई, अनेक डिसीजन बाद में दिए केशवानंद भारती के बाद में, उससे क्लियर कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का मूल ढांचा है जिसको अलग नहीं किया सकता है। जुडिशियल बेसिक फीचर है जुडिशियल रिव्यू। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी भी बेसिक फीचर है, यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता।
न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी एक बेसिक फीचर के रूप में है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले अन्य फैसलों में कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, यह भी बेसिक फीचर में है। यानी अलग अलग कानूनों में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कहा कि बेसिक फीचर्स के बारे में तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही। ये कहा, यानी सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि संविधान को तोड़ मरोड़ दे और कोई भी बदलाव कर दे। सुप्रीम कोर्ट के नहीं, आप बदलाव कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट को संविधान में संशोधन करने की जो शक्ति है वो सीमित है, वो इंप्लाइड एंड इनहेरेंट लिमिटेशंस है, और पार्लियामेंट एक लिमिटेड वे में ही संविधान को बदल सकती है। संविधान को पूरी तरह नहीं बदला जा सकता, वो गैर कानूनी होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का मेन कहना था, सुप्रीम कोर्ट का। अब इसी चीज को हम लोग आगे समझते हैं। एक डिसीजन केशवानंद भारती का इस तरह से हुआ कि ये नहीं किया जा सकता है, और जो दूसरा महत्वपूर्ण डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, IR सेलो का मामला था। IR सेलो है ना, IR ये सेलो का मामला था वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। स्टेट ऑफ तमिलनाडु ये एक सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा 2007 में, कहा जाए कि दूसरा महत्वपूर्ण डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने IR सेलो में, यह जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही, एक तरह से IR सेलो का ये जो मुकदमा हुआ और वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से इन चीजों को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कि जो केशवानंद भारती है कि जो लॉज, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी कानून हैं जो 9th शेड्यूल में डाले गए हैं, दैट इज इंसर्टेड इनटू 9th शेड्यूल ऑन और आफ्टर 24 अप्रैल 1973। ध्यान दीजिएगा, IR सेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि कोई भी ऐसा लॉ हो, चाहे यह लॉ यूनियन गवर्नमेंट का हो, चाहे यह लॉ स्टेट गवर्नमेंट का हो, कोई भी ऐसा लॉ जो संविधान के 9वीं अनुसूची में डाला गया हो। किस डेट के बाद? यह तो 9वीं अनुसूची बन गया था 1951 में ही, और 1951 से ही बहुत से लॉ 9th शेड्यूल में डाले गए। कहता है कि ये केशवानंद भारती डिसीजन का डेट है 24 अप्रैल 1973। इस डेट के बाद कोई भी कानून, जो कानून 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया हो, दैट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू। दैट इज ओपन टू जुडिशियल रिव्यू, यानी कि ऐसे प्रत्येक कानून की न्यायिक समीक्षा होगी जो कि 24 अप्रैल 1973 के बाद संविधान में डाला गया हो। तो अगर आज की तारीख में तमिलनाडु का जो आरक्षण कानून है, जिसके तहत तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, उसको भी चैलेंज अगर सुप्रीम कोर्ट में किया जाए तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट सुन सकती है। यह दूसरी बात है कि उसको चैलेंज नहीं किया गया है। अब यहां पर ध्यान रखिए, यह है केशवानंद भारती का फैसला, और उसके बाद तमाम फैसले सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये बेसिक फीचर है, ये बेसिक फीचर है, ये बेसिक फीचर है, और एक लिस्ट दे रहा है कि कौन कौन सा संविधान का मूल ढांचा है, और जिस बेसिक फीचर को भारत की संसद बदलाव नहीं कर सकती है संविधान के संशोधन के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दूसरे फैसले में कि आप जो भी 9th शेड्यूल में जा रहे हैं, तो ये न समझिए कि आप जुडिशरी को मुंह बंद कर देंगे, न्यायपालिका कुछ भी नहीं कर पाएगी 9th शेड्यूल में जाने पर। आज के जो बड़े राजनीतिक जो दल हैं, उनके बड़े जो नेता हैं, वो क्या कर रहे हैं? आरक्षण कानूनों को 9th शेड्यूल में डाल दो, और डालने से क्या होगा? न्यायपालिका का मुंह बंद हो जाएगा, आरक्षण कानूनों की जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाएगी, और इससे क्या होगा कि आरक्षण कानून बढ़िया से चलेगा, और उसका कोई भी जैसा भी आरक्षण बना दो, 80% कर दो, 90% कर दो, या जिस रूप में भी दो, उस न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाएगी, न्यायपालिका साइलेंट रहेगी, क्योंकि आरक्षण कानून 9th शेड्यूल में है और 9th शेड्यूल की न्यायिक समीक्षा नहीं हो पाएगी। उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल, जुडिशियल और जो लीगल नॉलेज है उसको अपडेट कर लीजिए, क्योंकि आपके कहने से नहीं होता है। सबसे महत्वपूर्ण विषय है ये, IR सेलो के 2007 में ये क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा कोई भी कानून जो कि 9th शेड्यूल में हो, वह जुडिशियल रिव्यू उसका संभव है, उसकी न्यायिक समीक्षा संभव है, न्यायिक समीक्षा से वो बच नहीं सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा कैसे हो सकती है, तो न्यायिक समीक्षा का 2 आधार होगा। ऐसे लॉ जो 9th शेड्यूल में है, लॉज इंसर्टेड इन 9th शेड्यूल, 9th शेड्यूल में डाले गए कानून
जो कि बेसिक फीचर को वायलेट करते हैं, जो बेसिक फीचर का हनन करते हैं, वायलेट्स बेसिक फीचर, वायलेट बेसिक फीचर, बेसिक फीचर का अगर एक कानून हनन करते हैं तो इन कानून की न्यायिक समीक्षा हो सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कानून जो कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं, फंडामेंटल राइट का वायलेशन करते हैं, और कई फंडामेंटल राइट जैसे आर्टिकल 14 हुआ, एक तरह से आर्टिकल 21 हुआ, आर्टिकल 24 हुआ, ये सब बेसिक फीचर के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो समानता का अधिकार है, जहां से रूल ऑफ लॉ फ्लो होता है, जो आर्टिकल 21 है, जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है, आर्टिकल 24 है, यह सब बेसिक फीचर है। और इन चीजों को भारत की संसद संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें बदलाव नहीं कर सकती है, यह महत्वपूर्ण बात है। अब सीधे सीधे बात करें, ये तो क्लियर हो गया, जो जुडिशियल एक तरह से आज की तारीख में लॉ ऑफ द लैंड है, जो जुडिशरी का डिसीजन है केशवानंद भारती का और IR सेलो 2007 का जो मामला है कि अगर रिजर्वेशन जो लॉज हैं, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट को हो, अगर इनको 9th शेड्यूल में डाला जाता है, इफ दे आर पुट इनटू दिस 9th शेड्यूल में डाल दिया जाता है, तो इन लॉज का भाई जुडिशियल रिव्यू एक तरह से बिल्कुल संभव है। कोई ये ना समझे कि इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, दैट इज वेल इट कुड बी चैलेंज इन द कोर्ट एंड जुडिशरी कैन वेल अंडरटेक द कोर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो बचना संभव नहीं है कि जुडिशरी का मुंह कभी भी नहीं बंद किया जा सकता है, जो बात है। अब अगर आप आरक्षण कानूनों को, ये पहली बात हुआ, दूसरी महत्वपूर्ण इसमें जो बात है कि अगर आरक्षण कानूनों को आप संविधान में डाल देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट कहा कि ठीक है आप आरक्षण कानून को डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कंडीशन पूरा कीजिए। जो M नागराज केस में जो कंडीशन है, जो जरनैल सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरक्षण कानून है तो आपको साबित करना पड़ेगा कि जो क्लास है दैट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकेंड, आप 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं दे सकते। तीसरा, 50% से रिजर्वेशन ज्यादा नहीं हो सकता, और आपको शो करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन देने से क्या होता है कि सर्विस एफिशिएंसी में बढ़ोतरी होगी। यही समस्या है, यही मेन समस्या है जो आरक्षण को कटघरे में खड़े कर रहे हैं, क्योंकि डेटा कलेक्शन कैसे होगा, आपको साबित करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन से इफिशियंसी में कमी नहीं हो रही है बल्कि बढ़ोतरी हो रही है, और आपको यह भी करना पड़ेगा कि SC ST OBC का जो रिजर्वेशन है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं है। तो कुल मिलाकर जुडिशियल रिव्यू इन ग्राउंड पर हो सकता है कि इन शर्तों को पूरा किए बिना सरकार ने रिजर्वेशन को फंडामेंटल राइट देने का प्रयास किया है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारत की सरकार करती क्या है, किस रूप में करती है, क्या इन कंडीशंस को अनदेखा करते हुए, जैसा कि जरनैल सिंह के केस में आया, जैसा कि आपको M नागराज के केस में आया, इन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस के जो फंडामेंटल कंडीशन है, रिजर्वेशन के डिस्क्रिप्शन को अगर सरकार अप्लाई करना चाहती है, अगर इसकी अवहेलना करती है और रिजर्वेशन कानूनों को सीधे 9th शेड्यूल में जाती है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। तो आज का आपका ये एपिसोड कैसा लगा आप जरूर बताइएगा, और ये एक पिछले एपिसोड का ये दूसरा कड़ी है, उस एपिसोड को देखने के बाद इसको लिंक में देखना होगा, और अगर ये अच्छा लगे इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए एक से एक बढ़कर हम कॉन्स्टिट्यूशनल एनालिसिस ला रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है।